करारदादे लाहौर की तकरीब की तैयारियां अरूज पर हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब खिजर हयात टिवाना लाहौर में किसी भी सियासी एक्टिविटी से मना कर देते हैं। खिजर हयात ने ऐसा क्यों किया? लियाकत अली खान ने बतौर वजीर खजाना कैसे कांग्रेस को नाको चने चबवाए और कैसे गांधी का आजाद और मुत्तहिद हिंदुस्तान में राम राज का ख्वाब चकनाचूर हुआ, ये सब आप जानेंगे स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की आज की किस्त में। तारीख के सबसे अहम जलसे से खिताब करने के लिए जिन्ना लाहौर पहुंच गए, लेकिन वो जलसागाह में जाने के बजाय अस्पताल चले जाते। पंजाब और बंगाल जो दो बड़े प्रोविंसेस थे, उनके जो की प्लेयर्स थे, यूनियनिस्ट पार्टी और प्रजा कृषक पार्टी, उनके साथ जिन्ना अलायंस में शामिल हो चुके हुए थे और उनके अलायंस के होते हुए मुस्लिम लीग के अलायंस के अब उनको इन दो जगहों से सपोर्ट मिलने का खासा इम्कान था। तो ऐसे वक्त पर जब उन्हें कॉन्फिडेंस था कि अब वाकई अवाम उनके साथ है, अब मैसेज में पेनिट्रेट कर गई हुई है मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी, तो जिन्ना ने ये डिसाइड किया कि अब हमें ओपनली अपने टारगेट्स अनाउंस करने होंगे। इससे पहले जब ये होना था, उससे चंद दिन पहले एक वाकया लाहौर में पेश आया जिसमें खाकसारों पर गवर्नमेंट ने अटैक किया और खाकसार बहुत से जो हैं वो उसमें उनकी जानें चली गईं, बहुत से जख्मी भी हुए। इस पर सिकंदर हयात ने रोकने की कोशिश की। सिकंदर हयात ने जिन्ना को कहा कि आप इसको पोस्टपोन कर दें इस सेशन को। जिन्ना ने कहा नथिंग डूइंग, अब हमें ये सेशन करना ही करना है। और जब वो तशरीफ लाए लाहौर तो सीधे म्यू हॉस्पिटल गए और उन्होंने वहां खाकसारों के जो जख्मी थे उनकी अयादत की और उसके बाद किसी और एक्टिविटी में आए। सब लोग हर जगह से इकट्ठे जोक द जोक, जलसों में गैदरिंग्स में आ रहे हैं। ये एक एनवायरनमेंट है ना वहां पे। क्यों जा रहे हैं जी? कायदे आजम ने एड्रेस करना है तो हमने वहां पे कायदे आजम का खुतबा सुनने जाना है। कहीं कोई रियासत नहीं, कहीं मुसलमान का जिक्र नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ जी हमने कायदे आजम के खुतबे को सुनने जाना। ये जो लाहौर वाला सेशन था मुस्लिम लीग का, ये 3 रोजा सेशन था। ये 22 तारीख को शुरू हुआ और 22 तारीख को अगर हम देखें तो जिन्ना की तकरीर है उसमें मेजर चीज, और वो जो तकरीर है वो डिफाइन कर रही है कि अब किस तरफ जा रहे हैं। वो क्लियर कट कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर 1000 years वी हैव नथिंग इन कॉमन, वी नीदर इंटरमैरी नॉर इंटरडाइन। वो जो टोन सेट कर रहे हैं कि अब वो जो यूनाइटेड नेशनलिज्म की स्ट्रेटजी है, अब हम उसको मजीद आगे लेकर जाने वाले नहीं हैं। कायदे आजम ने खुतबा शुरू किया तो पिन ड्रॉप साइलेंस। मौरखीन और जर्नलिस्ट अपने अखबारात में ये लिखते हैं कि अगर उस वक्त एक नीडल, सुई जिसे कहा जाता है, वो भी गिर जाती तो उसकी भी आवाज आप सुन सकते। उसके बाद अगले रोज रेजोल्यूशन जो प्रेजेंट हुआ उसमें ये क्लियर कट कह दिया गया था कि मुसलमान जो मेजॉरिटी एरियाज हैं वो अलहदा खुद मुख्तार रियासतें बनेंगे। और अगर आप 1946 के जो मुस्लिम लीग पार्लियामेंटेरियंस का कन्वेंशन है उसमें जाकर देख लें तो उसमें क्लियर कट कह दिया गया था कि ये स्टेट्स नहीं है, ये एक सिंगल स्टेट की बात की जाएगी। इसी खुतबे में कायदे आज़म ये भी कहते नजर आते हैं कि अब हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं, अब हम यूनाइटेड हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अब हमने डिटरमिन कर लिया अपना नस्बुल-ऐन। अगले दिन हिंदू प्रेस जो थी उसने सरकास्टिकली जो है इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी एक ये आयरनी ऑफ हिस्ट्री है कि वही चीज फिर उनके खिलाफ जो है वो एक पूरी मूवमेंट के तौर पर सामने आ गई। 1944 तक कांग्रेस ये समझ चुकी थी कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल बन के रहेगा। इसलिए दे लॉन्च मिस्टर गांधी टू कन्विंस जिन्ना टू टेक बैक हिज डिमांड्स। जिन्ना गांधी टॉक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गांधी खुद अपनी बात को ऑन नहीं करते थे। राजा गोपाल आचार्य जो थे उन्होंने वो कांग्रेस से दूर हो चुके थे और उन्होंने एक फार्मूला पेश किया था
कि किसी तरह से दोबारा इंडियंस को इकट्ठा किया जाए, और वो जिन्ना और गांधी को एक जगह बिठाकर उस फॉर्मूले की बेसिस पर जिन्ना और गांधी ने ये फैसला किया कि हम निगोशिएट करेंगे और शायद कोई एक फाइनल अटेम्प्ट करके देख ली जाए कि यूनाइटेड इंडिया को रिटेन कर लिया जाए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो कि जिन्ना बार बार रेस करते थे, वो ये कहते थे कि अगर हम आपके साथ किसी कंसेंसस पर पहुंच जाएं तो आप क्या गारंटी देते हैं कि कांग्रेस क्या उन चीजों को इंडोर्स करेगी। तो गांधी जी का यह कहना था कि मैं तो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं हूं, लिहाजा गांधी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं और जिन्ना वो नेगोशिएशंस एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर रहे हैं। कमाल ये है कि जितना दबाव गांधी डाल सकता था और जितना दो पेच वो चला सकता था, आखिरकार उसको यकीन हो गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसकी बात नहीं माने, उसको वो कन्विंस नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये इस बेसिस पर, इस बात पर ये सारी की सारी नेगोशिएशंस नाकाम हो गई थी कि आप इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसको कौन, इसकी ओनरशिप किसके पास है। सर सैयद अहमद खान की वफात के 50 साल बाद उनके हाथों से लगाया हुआ पौधा अब दरख्त बन चुका था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तहरीक आज़ादी के सफ़े अव्वल के मुजाहिद बन चुके थे। ऐसे में 1946 के इलेक्शन आन पहुंचते हैं। मुस्लिम लीग के लिए ये डू और डाई मैच था और फिर तारीख ने अपने ही माजी पलटते देखे। मुस्लिम लीग जो 1937 के इलेक्शन में सफ़ा हस्ती से मिट चुकी थी, वही मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर उभरी। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। कायद-ए-आज़म अपनी कौम के अंदर वो जज्बा देख चुके थे जो किसी भी कौम को अपना मकसद हासिल करने के लिए जरूरी है। जब ये तमाम चीजें कर रहे थे, विजिट्स कर रहे थे, लोगों के गुफ्तगू कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, और हम देखते हैं कि इसी दौरान वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया। उस वक्त बहुत जरूरी हो गया था मुस्लिम लीग के लिए ये साबित करना कि वो वाहिद सोल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है मुसलमानों की। लिहाजा उन इलेक्शंस की कैंपेन मुस्लिम लीग ने बहुत जोरों शोर से की और हर जगह पर की। लोग लेटर लिख रहे थे कि कायद-ए-आज़म जिन्ना हम तुम्हारे साथ हैं। छोटे छोटे बच्चे लिख रहे हैं लेटर, जो बड़ा मजा आता है उन खतूत को पढ़ के कि उस जमाने के जो बच्चे थे, जिसे टीन एजेस कहते हैं, उनके अंदर भी हमारे पाकिस्तान का तस्वर मौजूद था। मुस्लिम लीग क्योंकि इस वक्त तक एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुकी हुई थी, लिहाजा उसने उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक बड़ी जोरदार किस्म की कैंपेन चलाई। करारदाद पाकिस्तान के बाद से लेके 1946 के इलेक्शन में बाकी जितना भी थे उनको फिर उनके पल्ले में कुछ पड़ा नहीं। मुस्लिम लीग ही एक नहीं, जहाँ कहीं भी, बिहार में, असम में, बंगाल में, हर जगह, यूपी में मुस्लिम लीग को वही सीटें मिली जो मुसलमानों के लिए मुख्तस थी। अक्सर सीटें उनमें मिली। सेंट्रल की सीटें थी, 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, वो 30 की 30, ऑल 30 ऑफ देम वो मुस्लिम लीग जीतने में कामयाब हो गई थी। और प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग तकरीबन 90% से ज्यादा सीटें जो हैं वो आराम से जीतने में कामयाब हो गई। और मुस्लिम लीग ने भी फैसला किया कि हम भी इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। लियाकत अली खान पुअर मैन का बजट पेश किया। वो गरीब आदमी का दोस्त बजट था। कांग्रेस के सारे स्पॉन्सर्स जो थे वो अमीर लोग थे जिन पर टैक्सेस लगा दिए गए। अब वो कांग्रेस के पीछे पड़ गए कि भाई देखो तुम्हारी हुकूमत है, सो लिहाजा ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग को मिली थी, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान की उस कॉन्सेप्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान का क्लाइमेक्स करीब है। 14 अगस्त को क्या हुआ ये तो सब जानते हैं, मगर ये साल खुद में एक दास्तान है जिसमें अरूज भी है, जवाल भी है, कयाम भी है और आगाज भी। रेडक्लिफ ने ऐसी कौन सी लकीर खींची जिसके खींचने से दो मुल्कों में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई। आंसू, खून, लाशों और धोखों से भरे आखिरी साल, इनमें क्या हुआ हम जानेंगे अपनी आखिरी किस्त में स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था,
यूं पाकिस्तान बना था।